Yeah. Hi, this is Shank and you are watching Money R. सो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स NISM सीरीज़ 5। जो लोग भी NISM की प्रिपरेशन कर रहे हैं या NISM के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या NISM की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन लोगों की कंपनी में कंपलसरी है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, अक्सर उन लोगों की कंपनी में कंपलसरी होता है कि आप NISM सीरीज़ 5 क्लियर करें। ठीक है, तो आज हम पूरा NISM सीरीज़ 5 क्लियर करेंगे, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा ये मॉड्यूल NISM NSE की वेबसाइट जो आपका डाउनलोड होके आता है। जब आप NISM के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ये मॉड्यूल डाउनलोड होकर आता है, हम वो पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में ये हम पूरा मॉड्यूल कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड कितने चैप्टर हैं आपके इसमें इसमें हैं आपके 12 चैप्टर। ठीक है, तो ये 12 के 12 चैप्टर हम प्योर हिंदी लैंग्वेज में आज हम आपको बताएंगे, मतलब पूरी चीज़ मैं इसकी कवर करने वाला हूँ, जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो खाली अगर आप आज की इस वीडियो को देख लें तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करें। सबसे पहले आ जाता है आपका कंसेप्ट एंड रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड। एक्चुअली सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड बना क्यों, क्यों ज़रूरत पड़ी म्यूचुअल फंड की। ठीक है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली ये है रिटेल पब्लिक बहुत सारी। ठीक है, जिन लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, देन ये एक पर्सन है जिसको फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है। ठीक है, सपोज़ इसने CFA वगैरह या जो फाइनेंस के कोर्सेज हैं वो इसने क्लियर किए हुए हैं, और इस बंदे को 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है इक्विटी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, तो ये सब बंदे क्या करेंगे, ये सब बंदे अपने अपने पैसे इसको दे देंगे। ठीक है, सपोज़ हर किसी के पास 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार रुपये हर महीने ये बंदे इस बंदे को देंगे। तो ये बंदा इन सब का जो कॉर्पस इकट्ठा होगा, टोटल फंड, ठीक है, उस फंड को ये अलग अलग शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सपोज़ रिलायंस में, HDFC में, ठीक है, अलग अलग फंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जितने भी कंपनीज हैं उन सब में एक पर्टिकुलर रेशोज़ के साथ इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखो यार, किसी के पास 5 हज़ार है, किसी के पास 6 हज़ार है, किसी के पास 10 हज़ार है, 50 हज़ार है। ठीक है, तो इस 50 हज़ार रुपये में वो रिलायंस के शेयर ले सकता है। तो जैसे रिलायंस का शेयर 2,000 रुपये चल रहा है, ठीक है, अब वो 2,000 रुपये का रिलायंस का शेयर कितने ले लेगा 50 हज़ार में, है ना, 25 शेयर आ पाएंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो एक तरीके से एक कंपनी के 25 शेयर लेने के बजाय उसका पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन सब शेयर्स में, जिन सब में म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर पैसे लगाता है। ठीक है, ये होता है म्यूचुअल फंड। एक तरीके से सबका फंड मिला जुलू के जो फंड बनता है। ठीक है, और वो फंड के पैसे अलग अलग शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज वैल्यूएशंस, उसको बोलते हैं फंड, और ये आपको रिटर्न कमा के देता है मार्केट से। ठीक है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड बने। अभी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले कंसेप्ट एंड रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड। आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, म्यूचुअल फंड की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों, कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट सिंपल सा ही है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती उन लोगों से पैसे लेके ये फंड मैनेजर उन सब में फंड में लगाता है जो इसको नॉलेज है, और आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमा के देने की गारंटी देता है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम फर्स्ट चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड में क्या आ जाता है आपका, जो मैंने आपको अभी बताया। म्यूचुअल फंड इज ए व्हीकल टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज।
ठीक है। रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, द प्राइमरी रोल इज टू असिस्ट इन्वेस्टर्स इन अर्निंग्स एंड इनकम और बिल्डिंग देयर वेल्थ। ठीक है, उनकी वेल्थ बनाना, उनको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देना कमा के, डेट इज़ द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। देन देन आ जाता है वाई आर देयर म्यूचुअल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम क्यों बनाई गई? डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इसलिए बनाई गई क्योंकि अलग अलग टाइप का पर्सन, उसके अलग अलग रिस्क हैं, हर बंदे के अलग अलग रिस्क लेने की कैपेसिटी है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क, अकॉर्डिंग टू देयर वोंट रिटर्न, कोई बंदा हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न लेना पसंद करता है, कोई बंदा कम रिस्क लेके कम रिटर्न लेना पसंद करता है। ठीक है, तो उन सब लोगों के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम बनाई गई हैं। फॉर रनिंग द स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर इंकर्ड, इन्वेस्टमेंट कैन बी सेड टू बी हैव एंडेड प्रॉफिटेबली इफ द फॉलोइंग मैट्रिक इज पॉजिटिव। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, डिविडेंड इनकम होनी चाहिए, रियलाइज्ड कैपिटल गेन्स होनी चाहिए, वैल्यूएशन गेन माइनस रियलाइज्ड कैपिटल लॉसेस, वैल्यूएशन लॉसेस, स्कीम एक्सपेंसेस। जो स्कीम रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट इनकम जो आपको ब्याज के रूप में इनकम मिलती है, डिविडेंड इनकम जो डिविडेंड मिलता है कंपनी अपने प्रॉफिट से शेयर करके देती है, कैपिटल गेन जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। सपोज आपने 1,000 रुपये का रिलायंस का शेयर लिया, ठीक है, 1,000 का लिया और वो आपका 2,000 का हो गया। ठीक है, तो ये 1,000 रुपये का जो हुआ है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर वैल्यूएशन गेंस, वैल्यूएशन गेंस क्या होते हैं? सपोज रिलायंस का शेयर 2,000 रुपये चल रहा है, ठीक है, आपने उसके रिलायंस के शेयर की वैल्यू की, वैल्यू निकाली आपने 1,000 रुपये। ठीक है, आपको लग रहा है ये ओवर वैल्यूड चल रहा है, ये गिरेगा, आपने क्या किया, रिलायंस को यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया। ठीक है, ये रिलायंस का फ्यूचर सेल कर दिया। ठीक है, अब जब ये रिलायंस अपने एक्चुअल प्राइस पे आएगा 1,000 रुपये पे, जहाँ ये होना चाहिए था, ठीक है, देन उसको बोलेंगे वैल्यूएशन गेंस। ठीक है, व्हेन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज प्रॉफिटेबल द ट्रू वर्थ दिस यूनिट इंक्रीजेज, व्हेन देयर आर लॉसेज द ट्रू वर्थ ऑफ ए यूनिट डिक्रीजेज। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्रॉफिटेबल होगी मतलब जब शेयर्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो एनएवी पॉजिटिव होगी, यूनिट इंक्रीजेज होंगी, और जब शेयर की वैल्यू गिरेगी तो एनएवी नीचे जाएगी। ठीक है, ये सब पढ़ लेना यार, कॉमन सी चीज़ें हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर्स, एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं इसको। ठीक है, अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, हर सेक्टर में आपका पैसा थोड़ा थोड़ा लगा होगा। सपोज मेटल सेक्टर में थोड़ा सा, थोड़ा आईटी सेक्टर में, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, थोड़ा फार्मा सेक्टर में, तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में आपका पैसा बटा होगा। ठीक है ना। देन उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, pooling a large sum of money from many investors make it possible that the mutual fund to engage professional manager for managing investments। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बहुत बड़ा स्केल है इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मान लो एफडी है, ठीक है, आपके और क्या कहते हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, बाहर के फंड्स में इन्वेस्ट करना, दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, ये सब क्या आ जाता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स में। ठीक है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? लिक्विडिटी बोलते हैं जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। मतलब आपका रियल इस्टेट में पैसा फंसा हुआ है, अगर आप आज अपनी ज़मीन बेचना चाहो तो आप अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते, उसका आपको सही दाम नहीं मिलेगा, या फिर अचानक से उसका आपको एकदम से सही ग्राहक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कल आप अपनी ज़मीन बेचना चाहो तो नहीं बेच पाओगे, लेकिन अगर आप कल अपनी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट बेचना चाहो तो आप कल के कल बेच के परसों आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, फिर टैक्स डेफरल, टैक्स डेफरल मतलब जो एटीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, एटीसी का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं लोग बाग इक्विटी में इन्वेस्ट करके, तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। ठीक है, जिनमें आप इन्वेस्ट करके
टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट्स वगैरह। ठीक है। म्यूचुअल फंड आर नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम दे अर्न। इफ द सेम इनकम वर टू बी अर्नड बाय द इन्वेस्टर डायरेक्टली देन दे मे हैव टू बी पेड, देन टैक्स मे हैव टू बी पेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। म्यूचुअल फंड को टैक्स नहीं लगता म्यूचुअल फंड के ऊपर, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन वही रिटर्न अगर इन्वेस्टर कमाए तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कन्वीनियंट ऑप्शंस। इन्वेस्टर के बाद बहुत कन्वीनियंट ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अब तो बहुत सारे यार, कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन किसी की भी यूनिट बाय कर सकते हो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट, तो ये सब पढ़ लेना है। लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है? लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। आप अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। सपोज मान के चलो आपको बनाना है रिलायंस में लेना है, सिर्फ HDFC में लेना है, और या मान के चलो TCS, इन आप 3 शेयरों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसे आप अलग से नहीं कर सकते। आपको उसी हिसाब से जो आपने पैसा दिया है वो उन्हीं शेयरों में, ठीक है, मान के सब लोग आपने 5,000 रुपये दिए हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो 5,000 रुपये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जितने भी शेयर्स में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया होगा। पर्टिकुलर अगर आप चाहो कि मेरे 3 शेयर निकल जाएं, मैं सिर्फ इन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं मेन बात, टाइप ऑफ फंड्स। ठीक है। ओपन एंडेड फंड्स, ओपन एंडेड फंड्स कौन से होते हैं, और क्लोज्ड एंडेड फंड। इनके तो नाम से पता चल रहा है, ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज्ड एंडेड फंड्स। ठीक है। ओपन एंडेड फंड आर ओपन फॉर इन्वेस्टर टू एंटर और एग्जिट एट एनी टाइम इवन आफ्टर न्यू फंड ऑफरिंग। ठीक है। कोई न्यू फंड आया, NFO क्या होता है? न्यू फंड ऑफर। जब कोई न्यू फंड अपना ऑफर लेके आता है, न्यू म्यूचुअल फंड, देन उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। अब उस ऑफर लेके आया तब तो हमने नई नई यूनिट्स खरीदी, ठीक है, यूनिट्स बाय कर ली। उसके बाद उन यूनिट्स को, सपोज इसकी स्कीम थी 5 साल की, 5 साल की स्कीम थी, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो इसे 2 साल में ही मैं बोर हो गया यार, अब बेचना है, या मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मेरे को बेचना है, तो आप इसको कभी भी बेच सकते हो। कंपनी को आप इसको वापस बेच सकते हो, जब भी आप चाहो आप अपनी यूनिट वापस बेच के अपना पैसा वापस ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड फंड। और क्लोज्ड एंडेड में क्या होता है, आप पैसा वापस नहीं ले सकते। ठीक है। व्हेन इन्वेस्टर चूज टू रिटर्न एनी ऑफ द यूनिट्स to the scheme and get back to the equivalent value in terms of is called is called repurchase transaction. This happened at repurchase price. Although some unit holder may exit from the scheme wholly or partially, the scheme continue operation from the remaining investor। ठीक है ना, वही सब लिखा हुआ है, मतलब वो पूरा पैसा या आधा पैसा जो मर्जी निकाल सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपका क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स में क्या आ जाता है, आपका फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है इसकी। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया ना, 5 साल का फंड होता है, मैच्योरिटी इसकी भी फिक्स होती है, लेकिन इसमें आप अपना बीच में कभी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन क्लोज्ड एंडेड फंड में आप अपना एग्जिट नहीं कर सकते बीच में से कभी भी। इसमें जो आपकी मैच्योरिटी होगी वो उतने टाइम आपका लॉक इन पीरियड होगा। ठीक है। जब न्यू फंड ऑफर होता है, आफ्टर द न्यू फंड ऑफर, दिस आफ्टर द न्यू फंड ऑफर, इन्वेस्टर हु वांट टू बाय यूनिट्स विल हैव टू फाइंड अ सेलर फॉर दो यूनिट इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ये दोनों ही ट्रेड होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। ठीक है। ओपन एंडेड को भी आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो कभी भी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को डायरेक्ट खरीद बेच नहीं सकते। लेकिन क्लोज्ड एंडेड में क्या है, आप डायरेक्ट कंपनी से भी डील कर सकते हो, आप कंपनी को यूनिट्स कभी भी वापस कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में तो ट्रेड होते ही हैं ये। ठीक है। देखो क्या लिखा है, similarly, investor who want to sell units, who want to file buyer in the stock exchange, since post NFO sale and purchase of units will happen to or from counterparty in the stock exchanges। ठीक है। and not to or from the scheme, the unit capital of the scheme remain stable or fixed since the post NFO। ठीक है। देन इसमें भी कहीं लिखा होना चाहिए यार कि open ended fund would be keep changing on the regular basis।
हाँ देखो, क्लोज्ड एंडेड फंड में आप अपना फंड क्या कहते हैं, बेच नहीं सकते, लेकिन एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ओपन एंडेड फंड में आपको कंपनी से आप डायरेक्ट डील कर लेते हो, ठीक है। इंटरवल फंड्स कौन से होते हैं? सपोज स्कीम है 5 साल की, लेकिन आपको कंपनी ने बोला कि मैं हर साल आपको कुछ अमाउंट दूंगी। 5 साल की स्कीम है, 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5। इस साल आपको 10,000 दिए, इस साल आपको 10,000 दिए, इस साल आपको 10,000 दिए, इस साल आपको, और इस साल आपको 10,000 दिए प्लस होल अमाउंट दिया जो आपका बनता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरवल फंड्स। फॉर एन इंटरवल स्कीम बिकम ओपन बिटवीन 1 to 15 जनवरी ऑफ द ईच ईयर द both combine both and open and closed feature, they are largely closed ended, ठीक है। they are not completely dependent on the stock exchanges to buy or sell. However, between these intervals the unit have to be compulsorily listed on stock exchange to allow investor an exit route, ठीक है। the periods which and when an interval scheme become open ended are called transaction period. इसका मतलब क्या हुआ? For instance, an interval scheme might become open-ended between 1 to 15 January and July 1 to 15 July each year. तो 1 से लेके 15 जनवरी तक वो ओपन हो जाता है एक्सचेंज में ट्रेड के लिए उसकी यूनिट्स, तो ताकि जो इन्वेस्टर निकलना चाहे वो बेच के निकल सकता है। और 1 से 15 जुलाई के बीच में भी वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो 1 से 15 जनवरी और 1 से 15 जुलाई, ये 15 दिन, ये 15 दिन, ठीक है। ये 30 दिन टोटल, 30 दिनों के लिए वो एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं ताकि कोई भी उन्हें ट्रेड कर सके। एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, जो भी चीज़ XYZ जो भी ट्रेड होता है उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ की सेल परचेज होगी वो एक्सचेंज पे होगी, जो भी सेबी के अंडर आती होगी, ठीक है। नाउ एक्टिवली मैनेज फंड्स एंड पैसिव फंड्स, इन दोनों में क्या अंतर होता है? नाउ एक्टिवली मैनेज फंड्स, एक्टिवली जो फंड्स, सपोज ये इसका मैनेजर है, ये इसका मैनेजर है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको पता है कब कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, ठीक है। सपोज IT सेक्टर इस टाइम आउट परफॉर्म कर रहा है, या फार्मा सेक्टर इस साल आउट परफॉर्म करने वाला है, तो ये क्या करेगा? ज़्यादा पैसा फार्मा सेक्टर में रखेगा, फिर देखेगा इसके बाद IT सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म करेगा, तो उसके बाद अमाउंट IT सेक्टर में रखेगा। इस तरीके से ये अपना पैसा डिवाइड कर देगा, ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से अपना पैसा डिफाइन कर देगा सब सेक्टर्स में अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशन कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर। लेकिन पैसिव फंड्स क्या होते हैं? पैसिव फंड्स किसी एक तरीके से पैसिवली मैनेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड इंडेक्स, समझ रहे हो? सपोज निफ्टी 50 है, इसके अंदर 50 शेयर्स हैं, ठीक है, 50 शेयर्स हैं। इन सब शेयर्स की टोटल वैल्यू, इन देखो ध्यान से समझना, इन सब शेयर्स की टोटल वैल्यू का ये कुछ परसेंट होगा, ये कुछ परसेंट होगा, ये कुछ परसेंट, 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 ठीक है। ये परसेंटेज के हिसाब से पैसिव फंड क्या करेगा? अपना दिमाग नहीं लगाएगा। जैसे जैसे अगर निफ्टी का फंड है, ठीक है, निफ्टी के फंड की तरह वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा किसी फंड में, ओके। तो जो आपको निफ्टी रिटर्न देगी वही आपको ये फंड रिटर्न देगा,
समझ रहे हो? इन स्कीम्स को इंडेक्स स्कीम भी बोलते हैं, जो किसी इंडेक्स को फॉलो करें। ठीक है, सपोज निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल्स, कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर के पर्टिकुलर शेयर्स में जिस जिस परसेंटेज में वो लगा हुआ है उस परसेंटेज में लगा देंगे शेयर पैसे आपके, उसको बोलते हैं पैसिव फंड्स। इनकी फीस भी कम होती है एक्टिव मैनेज फंड से। एक्टिवली मैनेज फंड्स की फीस क्या होती है? ज़्यादा होती है, लेकिन पैसिव पैसिव मैनेज फंड्स की फीस क्या होती है? कम होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ईटीएफ। ठीक है, ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ्स होता है हमारे बेंचमार्क। जैसे कि मान के चलो सेम पैसिव फंड्स है ना, सेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, पैसिव फंड्स क्या होंगे? एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होंगे, आप उनकी यूनिट्स लोगे और यूनिट्स उनकी सेल करोगे। लेकिन इसमें क्या हो गया? ठीक है, लेकिन ईटीएफ्स क्या होते हैं? सॉरी, ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो। ये भी सब सेम काम करेगा पैसिव फंड की तरह। निफ्टी 50 में आपके परसेंटेज वाइज, सॉरी, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उस डिस्ट्रीब्यूशन को ये सेम टू सेम एक्सचेंज पे ट्रेड होता रहेगा। एक सेकंड यार, या ठीक है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड होगा। आप इसको कभी भी बाई सेल कर सकते हो सीधा एक्सचेंज पे अपना डीमैट अकाउंट खुला के। लेकिन पैसिव फंड्स को आप बाई सेल नहीं कर सकते अपने डीमैट अकाउंट से, ये एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम्स। सबसे पहले आ जाते हैं इक्विटी पे। ठीक है, इक्विटी, इक्विटी जैसा कि आप जानते हैं शेयर्स। ठीक है, शेयर्स मतलब लार्ज कैप, मिड कैप शेयर्स, स्मॉल कैप शेयर्स। ठीक है, कई तरीके के शेयर्स होते हैं, हाई रिस्क शेयर्स, लो रिस्क शेयर्स। ओके, एक सेकेंड, आई विल मेक इट ऑफ, सॉरी, तो इक्विटी शेयर, इक्विटी स्कीम क्या होती है? जो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, मतलब शेयर्स, किसी भी तरीके के शेयर्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 50 के शेयर्स, अच्छे शेयर्स, गंदे शेयर्स। ठीक है, तो अगर किसी स्मॉल कैप शेयर्स की का म्यूचुअल फंड होगा तो वो ज़्यादा रिटर्न देगा, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा। और अगर अच्छी कंपनीज ली हुई होंगी तो उसमें रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी ज़्यादा होगा, वो रिटर्न भी कम होगा, सॉरी। ठीक है, हाई रिस्क, हाई रिस्क बराबर हाई रिटर्न। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है हमारा इक्विटी, फिर उसके बाद आ जाता है डेट। डेट मतलब आपका कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लिया, एफडी में इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, जहाँ से फिक्स्ड रिटर्न आए। ठीक है, इक्विटी से फिक्स्ड रिटर्न नहीं आ सकता, वो तो अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन डेट में हम ऐसा नहीं होता, डेट में क्या होता है, फिक्स्ड रिटर्न आता है हर साल इंटरेस्ट के रूप में आपके पास। ठीक है, हर साल इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। सपोज आपने जैसे बैंक है ना, बैंक 10 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से,
तो बैंक तो 10% अगर इंटरेस्ट पे दिया तो हर साल 10% लेगा ही लेगा। सेम ऐसे ही होता है डेट। देन उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, सपोज 50% इक्विटी एंड 50% डेट, दिस इज कॉल्ड योर हाइब्रिड। उसके बाद आ जाता है सोल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन ओरिएंटेड में क्या क्या आ जाते हैं, उस तरीके के फंड आ जाते हैं जो किसी की सोल्यूशन को मध्य रख के बनाए गए हैं। मतलब रेशो अलग होगा, कुछ परसेंट, मतलब मान लो 70% इक्विटी 30% डेट, या फिर मान लो 60% डेट 30% इक्विटी, ऐसे करके। तो मतलब वो उसी हिसाब से रेशो रखेंगे जिस तरीके से, जिस हिसाब का वो उन्हें रिस्क रख के फंड बनाना है। ठीक है। देन उसके बाद आ जाती है कुछ अलग तरीके की स्कीम्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। देख लेते हैं एक बार। द रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम कैन बी ड्रिवन बाय स्टेट स्कीम। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सच स्कीम इज कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन दीज स्टॉक एसेट्स सच स्कीम आर कॉल्ड इक्विटी स्कीम्स। ओके, जिसमें डिविडेंड वगैरह हो, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। लेकिन डेट वालों में जो होता है उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ी ना होता है, उसमें तो हर साल इंटरेस्ट मिलता है बस आपको। ठीक है। डेट सिक्योरिटीज़ कौन सी आ जाती है, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, जो गवर्नमेंट वगैरह की बिल्स होती है, छोटी बिल्स 3 महीने के 6 महीने के, उसको बोल देते हैं ट्रेजरी बिल्स, सरकारी जो बिल्स होते हैं। उसके बाद आती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट डिवेंचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की सिक्योरिटीज़, ठीक है, आर कॉल्ड डेट फंड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। इक्विटी और डेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया। इक्विटी शेयर्स वगैरह, इक्विटी पे डिविडेंड मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ठीक है। हाइब्रिड फंड इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट होता है। देखो ये लिखा है डेट एंड इक्विटी, कुछ पोर्शन डेट में, कुछ पोर्शन इक्विटी में। ठीक है। टाइप ऑफ इक्विटी स्कीम्स। टाइप्स ऑफ इक्विटी स्कीम में क्या आ जाता है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड is a category of fund that invest in a diversified mix of securities that cut across sectors and market cap. The risk of funds performance being significantly affected by the poor performance of one sector or segment is low. Diversified equity fund क्या होता है, विच कैसे समझो, मतलब डाइवर्सिफाइड एक तरीके से ना अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई होना। ठीक है। मान लो कुछ पैसा फार्मा सेक्टर में लगा हुआ है, कुछ पैसा आईटी सेक्टर में लगा हुआ है, कुछ पैसा मेटल्स में लगा हुआ है, ठीक है, कुछ पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा हुआ है। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में पैसा आपका डिफाइन है। तो अगर एक सेक्टर अच्छा करता है और दूसरा सेक्टर बेकार करता है, या फिर एक सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, दूसरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपका रिटर्न थोड़ा कम आएगा। ठीक है ना। लेकिन डाइवर्सिफाई, उसमें रिस्क भी कम होगा। मान के चलो कोई सेक्टर आपका ज़्यादा कर रहा है और कोई सेक्टर आपका कम कर रहा है, तो आपका ओवरऑल लॉस नहीं होगा। ठीक है ना। देन उसके बाद आ जाते हैं मार्केट सेगमेंट बेस्ड फंड्स, जिसमें आ जाते हैं आपके मार्केट सेगमेंट, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप, जिसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगी। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप बता देते हैं। मार्केट कैप होता है नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, मार्केट कैप होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई शेयर प्राइस। ठीक है। उस शेयर का जो प्राइस चल रहा है, उस शेयर का जो भी प्राइस चल रहा है मल्टीप्लाई बाय उस कंपनी के जितने शेयर्स हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड लार्ज कैप फंड्स। ओके। देन उसके बाद आ जाते हैं मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड, सॉरी, ये हो गया हम आपका मार्केट कैप। सॉरी यार, मेरा ध्यान ना बार बार इस पे जा रहा है, ये टाइम बार बार हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए अभी इससे आगे का अगली वीडियो पार्ट टू में बनाते हैं। लेकिन फिलहाल चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। ठीक है। लार्ज कैप क्या हो जाएंगी, फर्स्ट 100 कंपनीज टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैप। फुल मार्केट कैप मतलब कि एक कंपनी के अगर 10 लाख शेयर है, ठीक है, 10 लाख टोटल शेयर है, ठीक है, और सपोज रिलायंस, सुनो सबसे पहले मार्केट कैप समझो। मार्केट कैप होता है, सपोज किसी रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1000 और रिलायंस के टोटल शेयर 1 करोड़ है।
ठीक है, तो 1 करोड़ इंटू 1000, दिस इज कॉल्ड द मार्केट कैप। 1 करोड़ इंटू 1000। अब इस मार्केट कैप के अनुसार फर्स्ट 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनी हो गई, ठीक है। हाईएस्ट मार्केट कैप से शुरू की 100 कंपनियां अगर हम बनाएं तो शुरू की 100 कंपनियां मार्केट कैप के अनुसार लार्ज कैप, 100 से 250 मिड कैप और 251 से स्मॉल कैप, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ है डेफिनेशन ऑफ मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, थीमेटिक फंड्स, स्ट्रेटजी बेस्ड फंड्स, ये मैं अभी पार्ट 2 में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें पार्ट 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।